नमस्कार। आज हम भारत के उस सुदूर अतीत में झांक रहे हैं जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया, मतलब पाषाण काल। जी हाँ। हमारे पास कुछ पुरातात्विक खोजें हैं और उनसे जुड़े विश्लेषण भी। हाँ, काफी दिलचस्प खोजें हैं ये। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। मकसद यही है कि भारत में शुरुआती मानव जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे, उनकी बस्तियां, उनकी तकनीकें, ये सब समझें। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर जगह से, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। मैंने सुना है वहाँ गुफाओं में हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं। हाँ, भीमबेटका की ये चट्टानी गुफाएं ये पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल की हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इन्हें खोजा था और अब तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। अच्छा। लेकिन देखिए, इनकी अहमियत सिर्फ पुरानी होने में नहीं है। ये चित्र उस समय के जीवन का आईना है। मतलब जैसे क्या दिखाते हैं ये चित्र? शिकार के दृश्य हैं, लोग नाच गा रहे हैं, जानवर हैं। मतलब ये कलाकृतियां हमें शुरुआती मानव समाज में शायद उनके सहयोग, उनके रीति रिवाज, उनकी सोच, इसकी एक झलक देती हैं। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, उनकी कहानियां कह रही हैं। बिल्कुल। ये महज कला नहीं, ये तो इतिहास के जीवन दस्तावेज हैं, कह सकते हैं। तो भीमबेटका हमें शिकारी संग्राहकों की दुनिया दिखाती है, लेकिन फिर जीवन जीने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया नव पाषाण काल में, है ना? सही कहा। जिसका एक उदाहरण शायद मेहरगढ़ है, जो अब पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वो नवपाषाण क्रांति का जीता जागता सबूत है। नवपाषाण क्रांति मतलब ये कि यहीं हमें भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और तो और मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत भी यहीं देखी गई। अच्छा, खेती और मिट्टी के बर्तन एक साथ? हाँ, और ये सिर्फ खेती या बर्तन की बात नहीं है। असल में ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे इंसान शिकारी संग्राहक वाली जिंदगी छोड़कर एक जगह बसने लगा। हाँ, ये तो बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। सोचिए जरा, आबादी बढ़ी होगी, समाज में नए नए काम आए होंगे, शायद सामाजिक ढांचे भी बदलने शुरू हुए होंगे। और ऐसे ही बदलाव के कुछ संकेत उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में महागढ़ा नाम की जगह पर भी मिले हैं। जी हाँ, महागढ़ा भी एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। वहाँ गोलाकार झोपड़ियों के निशान मिले हैं, जानवरों के बाड़े मिले हैं। और मैंने पढ़ा कि वहाँ मिट्टी पर जानवरों के खुरों के निशान भी हैं। अरे हाँ, ये खुर के निशान वाकई कमाल के हैं। कमाल के क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर दिखाते हैं कि मवेशियों को न सिर्फ पाला जा रहा था, बल्कि उन्हें एक खास जगह पर रखा भी जा रहा था। मतलब पशु प्रबंधन का ये पक्का सबूत है। अच्छा, और हड्डियां भी मिली हैं शायद? हाँ, बकरियों, भेड़ों, घोड़ों, यहाँ तक कि हिरणों की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये पशुपालन के विकास को समझने में बहुत मदद करता है। एक और अनोखी जगह है जम्मू कश्मीर में, बुरज़ोहोम। ये भी नवपाषाण काल की ही है। हाँ, बुरज़ोहोम भी खास है। वहाँ लोग जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे। गर्तावास जिन्हें कहते हैं। हाँ बिल्कुल। गर्तावास यानी जमीन के नीचे बने घर। ये दिखाते हैं कि उस ठंडी जगह पर रहने के लिए उन्होंने कैसा इंतजाम किया था। साधन संपन्न थे मतलब। बहुत। उपलब्ध चीजों से ही सुरक्षित घर बना लेते थे। और बुरज़ोहोम की एक और हैरान करने वाली बात है वो कुत्तों वाली। हाँ, वहाँ इंसानों को उनके पालतू कुत्तों के साथ दफनाए जाने के सबूत मिले हैं। ये तो वाकई अजीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये उस समय के इंसान और जानवर के रिश्ते पर रोशनी डालता है। क्या कुत्ते सिर्फ जानवर थे या परिवार का हिस्सा माने जाते थे? हो सकता है इसका कोई गहरा धार्मिक या भावनात्मक मतलब रहा हो। ये उनके विश्वासों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दिलचस्प है। अच्छा, इन जगहों के अलावा उस युग को समझने के लिए औजारों का विकास भी तो महत्वपूर्ण है। हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण की बात की। हाँ बिल्कुल। देखिए, पुरापाषाण काल में तो शुरुआती थोड़े मोटे किस्म के पत्थर के औजार बने। ठीक है। फिर आया मध्य पाषाण काल। इसमें माइक्रोलिथ्स बनने लगे। माइक्रोलिथ्स मतलब हाँ। छोटे पत्थर। हाँ, बहुत छोटे नुकीले पत्थर के औजार। ये क्वार्ट्ज या चर्ट जैसे पत्थरों से बनते थे और शायद इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जैसे तीर की नोक वगैरह। हाँ, कुछ वैसा ही। और राजस्थान में भीलवाड़ा का बागोर जो है, वो भारत का सबसे बड़ा ज्ञात मध्य पाषाण स्थल है। और एक बात और, माना जाता है कि इसी काल से शवों को ठीक से दफनाने की प्रथा भी शुरू हुई। ओके। और फिर आया नवपाषाण काल। इसमें औजार और भी बेहतर हो गए। आपने सेल्ट का जिक्र किया था, ये क्या थे? हाँ, सेल्ट मूल रूप से पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ी या बसूले का वो आगे वाला हिस्सा होता था। इन्हें घिसकर चिकना और बहुत धारदार बनाया जाता था।
मतलब पॉलिश करके। जी हाँ, ये तकनीक में एक बड़ा कदम था। इससे लकड़ी काटना, खेती के लिए जमीन साफ करना, ये सब काम ज्यादा आसान हो गए होंगे। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत के हिसाब से तकनीक बदल रही थी। और ये बेहतर औजार जाहिर है खेती को और बढ़ाने में मददगार हुए होंगे। खेती की बात चली है तो उत्तर प्रदेश में कोलधीवा का नाम भी आता है। हाँ, कोलधीवा बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व पुराने चावल के प्रमाण मिले हैं। 6000 ईसा पूर्व, ये तो भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक हुआ। बिल्कुल। और कहानी यही खत्म नहीं होती। देखिए, मध्य प्रदेश के हथनौरा में हमें होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के हिस्से मिले हैं। होमो इरेक्टस यानी बहुत पुराने मानव। हाँ, भारत में मानव उपस्थिति के ये बेहद पुराने प्रमाण हैं। फिर कर्नाटक में हंसकी जैसे पुरापाषाण स्थल हैं, जहाँ अलग अलग तरह के पत्थरों से, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से औजार बनते थे। अच्छा। और फिर महाराष्ट्र में इनाम गांव और जोरवे संस्कृति जैसे स्थल आते हैं। ये ताम्रपाषाण युग के हैं। ताम्रपाषाण युग, इसका क्या मतलब हुआ? ताम्रपाषाण मतलब कॉपर स्टोन एज, तांबा और पत्थर। इस दौर में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। अच्छा, तो धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया। हाँ, ये धातु के प्रयोग की शुरुआत थी। यही आगे चलकर कांस्य युग और फिर लौह युग का आधार बनी। तो ये सभी स्थल मिलकर दिखाते हैं कि भारत का पाषाण काल कितना फैला हुआ और विविध था। तो हमने देखा भीमबेटका की कला से लेकर मेहरगढ़ और महागढ़ा में खेती और पशुपालन की शुरुआत तक, फिर बुर्जहोम के वो गड्ढों वाले घर और कुत्तों वाली कब्रें और औजारों का विकास, पत्थर से तांबे तक। ये सब मिलकर भारत के प्राचीन मानव समाज की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। निश्चित रूप से। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन प्राचीन तकनीकों को, उनकी सामाजिक संरचनाओं को, उनके जीने के तरीकों को समझना, ये आज हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? शायद ये हमें मानव समाज की उस बुनियादी क्षमता की सराहना करने में मदद करता है, जो हमें बदलती परिस्थितियों में ढलने और तरक्की करने लायक बनाती है ना? हाँ, ये तो है। भीमबेटका की कला को ही लीजिए। क्या वो सिर्फ आसपास की चीजों का चित्रण थी, या उसमें प्रतीकात्मक सोच, मतलब अमूर्त कल्पना की शुरुआत भी झलकती है? वो कल्पना जो बाद की महान सभ्यताओं की नींव बनी। ये सवाल हमें उन पूर्वजों के मन की गहराइयों में झांकने को प्रेरित करता है।